हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति। मेरा मनी एंड बैंकिंग के लेक्चर को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब ये दूसरा लेक्चर होगा। आई होप फर्स्ट लेक्चर में आपको कोई इशू नहीं रहा होगा। आई एम सॉरी, उसकी थोड़ी वॉइस डिस्टर्बेंस है इसमें, तो अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उस पर आपको रिस्पॉन्स या जो भी क्लैरिफिकेशंस है वो मैं आपको नेक्स्ट कोई एक वीडियो बना के दे सकती हूँ, अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, ओके। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा मनी सप्लाई। ये मेरे बारे में आपको पता ही है, मेरा नाम टीना मिर्तिया है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ EFM डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। मैंने नेट किया है, कॉमर्स JRF हूँ मैं, और इकोनॉमिक्स में भी 2018 में नेट किया है मैंने। मैं मास्टर्स ऑफ कॉमर्स यानी MCOM हूँ, यूनिवर्सिटी टॉपर, और प्रेजेंटली मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ जैन व्यास यूनिवर्सिटी में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मनी एंड बैंकिंग का सेकंड चैप्टर जो है हमारा मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति। देखो, आपको मतलब मनी आता कहाँ से? हमने पूरे फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, बहुत कुछ पढ़ा है ना, कैसे कैसे वर्क करता है वो सब हमने पढ़ लिया है। पर अब मनी सप्लाई जो है वो कैसे फंक्शन करती है इंडिया में, उसको किस तरह से चलाया जाता है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, पहली तो मुद्रा आपूर्ति होता क्या है? इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट बोल दो या मनी बोल दो, प्रेजेंट इन एन इकोनॉमी एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, द स्टैंडर्ड मेजर टू डिफाइन मनी यूजुअली इंक्लूड करेंसी इन सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट। ये मैंने 2 बार उसको अलग अलग लैंग्वेज में लिखा है, मतलब सेम ही है कि आपका जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर कितनी करेंसी है, मतलब कितने रुपए हैं, नोट है, कॉइन, सिक्के हैं, ये सब कितने हैं, और डिमांड डिपॉजिट्स कितने हैं, मांग जमाएँ कितनी है ना। देखो, बैंकों में आपने जो रुपया रख रखा है ना, तो वो भी मनी सप्लाई यानी मुद्रा आपूर्ति का ही हिस्सा है। कैसे है वो हम आगे पढ़ेंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जितने भी नोट, सिक्के वगैरह सब है, नोट हैं, सिक्के हैं, डिमांड, मांग जमाएँ जो है वो सब मिला के, कुल मिला के क्या है, ये मांग आपूर्ति, सॉरी, मुद्रा आपूर्ति है ना। The record of the total money supply is kept by Central Bank of country. The charge in the supply of money in an economy can affect the price level of securities, inflation rate, and मतलब वही फॉरेन एक्सचेंज, बिजनेस पॉलिसीज एट्सेट्रा। इसका देखो सिंपल सा मतलब है, हमारी जो मनी सप्लाई है ना, मुद्रा का जो संचालन है, जो भी कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कितनी हमारी अर्थव्यवस्था में मनी का फ्लो रहेगा, कितनी मुद्रा रहेगी, ये सब सेटल करता कौन है? इसका देखभाल या कह सकते हैं इस पर अथॉरिटी किसकी है? सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। कौन सी है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मुद्रा आपूर्ति व्यवस्था का संपूर्ण नियमन केंद्रीय बैंक के माध्यम से किया जाता है। मुद्रा आपूर्ति के अंतर्गत मुद्रा के प्रकाशन की व्यवस्था, पद्धति, आवश्यकता तथा संबंधित समस्याएं आती है। साथ ही मुद्रा का विदेशी मूल्य विनिमय व्यवस्था आदि, मतलब इन टोटल आप पढ़ रहे हैं ना, इसमें क्या लिखा है मैं आपको मतलब बता देती हूँ। देखो, जो भी मनी सप्लाई में किया जाता है ना, चाहे उसका मतलब प्रिंट, मनी को प्रिंट करना, क्या कितनी मनी हमारी सप्लाई जो है वो इकोनॉमी में होनी चाहिए, या अर्थव्यवस्था में कितना मुद्रा का संचालन कैसे होगा, कैसे कितनी प्रिंट होगा। उसके बाद में हमारी जो दूसरे देशों से जो अपनी जो मतलब क्या कहते हैं, विदेशी मूल्य जो हमारा होता है कि हम व्यापार जो करते हैं ना, उसमें हमारी कि रुपया डॉलर के मुकाबले कितना है, या इस तरह से ये सब जो भी फैसले लिए जाते हैं, ये सभी मनी सप्लाई का हिस्सा है। ठीक है, इस प्रकार मुद्रा आपूर्ति के अंतर्गत मुद्रा निर्गमन से लेकर नियोजन, संचालन, नियंत्रण
और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति आदि सभी पहलुओं को अध्ययन किया जाता है। मतलब एवरीथिंग, सब कुछ जो भी मनी सप्लाई में सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई जो भी कुछ करता है ना कंट्रोल करने के लिए, वो सभी मनी सप्लाई के पॉइंट में आता है। ठीक है, तात्पर्य क्या हुआ इसका? मुद्रा की उस मात्रा से होता है जो विनिमय का कार्य करने के लिए किसी निश्चित समय पर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध होती हो। पॉइंट ये याद रखना कि एक पॉइंट पे, निश्चित समय पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस पूरी डेफिनेशन में। ये कभी भी मतलब एक तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक ध्यान रखना आप दिमाग में। एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। जो स्टॉक कॉन्सेप्ट है ना, वो उसका मतलब ये होता है कि एक वक्त पे, अभी जैसे अभी एट प्रेजेंट एक निश्चित समय फिक्स पॉइंट पे, वो होता है स्टॉक। और फ्लो क्या होता है? जब जो बहता रहता है, फ्लो कहते हैं नदी का प्रवाह और एक निश्चित कोई चीज़ रुकी हुई, ठहराव जिसमें हो। तो मनी सप्लाई जो है ना, वो एक पॉइंट पे गिनी जाती है कि इस वक्त कितनी सर्कुलेशन है हमारे पास। अगर देखा जाएगा ना कि अभी अर्थव्यवस्था में कितना रुपया है, तो वो ये नहीं देखा जाएगा कि कल कितना था, परसों की तरह। वो सिर्फ आज अभी की इस वक्त की बात की जाएगी। ठीक है, तो मनी सप्लाई जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि स्टॉक है या फ्लो कॉन्सेप्ट है, तो क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। यानी कि मतलब एक वक्त के लिए हम देखते हैं उसको, वो प्रवाह वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखता यहाँ पे। ठीक है, स्टॉक और फ्लो में ध्यान रखना। फ्लो होता है जो मतलब कुछ इंटरवल्स पे देखा जाता है, किसी निश्चित अवधि के अंतर्गत देखा जाता है कि हाँ इतने टाइम के बाद इतना, इतने टाइम के बाद इतना, है ना। तो वो एक पीरियड रखते हैं हम कि 3 महीने के बाद कितना हुआ, 2 महीने के बाद कितना हुआ, 1 साल के बाद कितना हुआ, इंटरवल जहाँ पे आता है, तो वो होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। प्रवाह की बात जब करते हैं, पॉइंट की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर वक्त पे, एक निश्चित समय पे, वो होता है स्टॉक। ठीक है, तो मनी सप्लाई का स्टॉक कॉन्सेप्ट है। कोई पूछे आपसे तो ये एक 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर हो तो पूछा जा सकता है। अब आपको मतलब मुद्रा के स्रोत कहाँ से आता, कहाँ से, कौन सी जगह से मनी सप्लाई हो सकता है? रिज़र्व बैंक, जो तो मैंने बता ही दिया, भारतीय रिज़र्व बैंक तो रहेगा ही, सरकार हो सकती है, और बैंक्स में जितना पैसा है, बस यही 3 चीज़ें हैं, बैंक, आरबीआई और सरकार, ख़त्म कहानी। द टर्म मनी सप्लाई डिनोट्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन द पीपल, मतलब टू द पीपल इन द इकोनॉमी। The quantity of money at any point of time is measurable concept. It is important to note any measure of money supply is a stock variable। वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बार बार रिपीट करने से लैंग्वेज आपको यूज़ कर रही हूँ, बाकी कोई मतलब नहीं है। It refers to total amount of money at any particular point of time. The term public is defined to include all economic units, यानी households, firms and institutions except producers of money। देखो, जब मैंने फर्स्ट स्लाइड पे आपको बताया था कि एक अर्थव्यवस्था में जितना भी रुपया पड़ा है ना, मुद्रा पड़ी है एक निश्चित समय पे, वो मनी सप्लाई है। तो वो किसके पास पड़ी है? ध्यान रखना, जो बना रहे हैं ना, जैसे आरबीआई, गवर्नमेंट और बैंक, ये उसका हिस्सा नहीं है। ये बाकी लोग, जैसे आप, मैं, या कोई उद्योग हो गए, या मतलब संस्थाएं होगी, उनके पास जितना भी रुपया ना, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, पीपल, पब्लिक बोलते हैं ना, वो इनको काउंट कर रहा है। जो बना रहे हैं वो तो स्रोत है उसका, वो तो बनाने वाले स्रोत है, पर ये पड़ा किसके पास है, किसके लिए बना रहे हैं? ठीक है, तो वो जो अर्थव्यवस्था में पड़ा है ना, वो जिसके पास पड़ा है वो कौन है? पब्लिक बोलते हैं। तो पब्लिक में कौन होता है? हाउस होल्ड यानी हम लोग, आप और मैं, और फर्म्स यानी ये उद्योग, संस्थाएं, ये सब। ठीक है, बस ये 3 चीज़ नहीं होगी, आरबीआई नहीं होगी, सरकार नहीं होगी, और मनी डिपॉजिटेड इन बैंक। इनके पास जो भी सप्लाई पड़ी है ना, इनके पास जितना ही पैसा, वो मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं है। ठीक है, मतलब वो पब्लिक की डेफिनेशन में नहीं आते। ठीक है, जनसंख्या या जो मतलब लोगों की जो डेफिनेशन में नाम लिखा है ना, स्टॉक वेरिएबल, मतलब लोगों के पास जितना पड़ा है, तो उसमें ये 3 लोग नहीं आते। ठीक है, वो तो डिमांड करते हैं ये सब, और ये सप्लाई करता है।
यानी मांग कौन करता है? हम लोग, जो बोला ना मैंने 3 लोग। और सप्लाई कौन करता है? बैंक, आरबीआई और सरकार। ओके। कंपोनेंट यानी अंग कौन से हैं मुद्रा आपूर्ति के? क्या क्या होता है मुद्रा आपूर्ति में? 4 चीज़ें होती है एक्चुअली, M1, M2, M3, M4। इस पूरे चीज़ों में आपको ये 4 फॉर्मूला याद होने चाहिए। वो हम आगे बताऊँगी मैं आने वाली स्लाइड्स में। पर पहले मैं बताती हूँ आपको कि ये सब आया कब। M1, M2, M3, M4। मनी सप्लाई आपसे पूछे ना कि कंपोनेंट बताओ मनी सप्लाई के, मुद्रा आपूर्ति के वो मतलब एस्पेक्ट्स बताओ कि क्या है, किस तरह से चलती है इंडिया में मनी सप्लाई, तो ये 4 बताने हैं आपको, M1, M2, M3, M4। बिसाइड्स रिजर्व मनी M0, मतलब होती है M0, M1, M2, M3, M4। ठीक है। ज़ीरो इसका हिस्सा नहीं होता है। जब आपसे सिर्फ मनी सप्लाई पूछी जाए तो सिर्फ 1, 2, 3, 4 बस। ठीक है। अब बताती हूँ इसकी हिस्ट्री। आपको ऊपर वाला जो सेक्शन मैंने हाईलाइट नहीं किया है वो आपको मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ। आप में से अगर कोई अपने पेपर में लिखना चाहे तो लिख सकता है, अदरवाइज़ इसलिए मैंने इसका मतलब हिंदी वर्जन नहीं बताया, पर फिर भी आप ध्यान रख सकते हो। देखो, आरबीआई कब बना था? 1935 में बना था, 1935 में। ठीक है। तो उस टाइम में जो है मतलब उसका काम तो वही था ना कि मनी सप्लाई पर काम करना। 67 68 तक आते आते आरबीआई ने एक मतलब बहुत ही सिंपल सा M1 कॉन्सेप्ट बनाया। ठीक है, जिसको मनी सप्लाई बोल दिया। और उसमें क्या क्या ऐड किया? वही जो आज ऐड किया हुआ है M1 में, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट। आगे बताऊँगी मैं कैसे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मतलब थोड़ा सा और उसमें एडिशन किया कि जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज, AMR फुल फॉर्म है उसकी, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज। मतलब पहले 1967-68 तक तो एक M1 जितना ही मनी सप्लाई मतलब डेफिनेशन थी। आरबीआई ने सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन दी थी जो M1 में आती है। उसके बाद में 67-68 के बाद 67-68 के बाद थोड़ी सी और डेफिनेशन को बढ़ाया, तो वो एक ब्रॉड डेफिनेशन थी जो M3 होती है एक्चुअली। उसी को M3 को ही बोला जाता है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज। ठीक है। अगर कोई आपसे M3 नहीं पूछ के ये पूछे कि एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स कौन से वाले इनमें से M1, M2, M3, M4 किसको बोलते हैं, तो M3 को बोलते हैं। ठीक है। AMR जो है वो M3 को बोलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति के 4 अवस्थाओं के आधार पर मुद्रा की मात्रा को मतलब की गणना करता है। मतलब कि कितनी मनी सप्लाई अर्थव्यवस्था में है वो कैसे काउंट करती है सरकार, जो आरबीआई है वो कैसे बताती है कि कितनी है। अभी मैंने पीछे बताया था ना आपको कि एक टाइम पे मनी सप्लाई होनी चाहिए, तो उसको काउंट कैसे करेंगे? बहुत जगह पड़ी है ना मनी, तो मुद्रा तो बहुत जगह पड़ी, तो काउंट करने के लिए चार अलग अलग हिस्से बनाए हुए हैं, M1, M2, M3, M4। बस सिंपल। ठीक है। पहला M1 क्या होता है इसको आपको याद करना पड़ेगा प्लीज़। हाँ, वो 4-5 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। वैसे मैं बताती हूँ, बहुत आसान है। C+DD+OD। M1 क्या होता है? C+DD+OD। सबको याद करना है, रिपीट करो, CDD OD, बस ख़त्म। C क्या होता है? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। DD क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। OD क्या होता है? अदर डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई, जनता के पास जमा धनराशि। C का मतलब, DD मतलब बैंकों के पास मांग जमाओं की राशि। OD का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा राशि। अब मैं बताती हूँ इसका मतलब, याद करने का तरीका। M1 जो पहली बार आरबीआई 67-68 से पहले जो मनी सप्लाई को काउंट करती थी, वो किसको काउंट करती थी? एक जो पब्लिक के पास पड़ा है। कौन सी पब्लिक? पीछे बताया था ना मैंने, हम लोग यानी हाउस होल्ड, फर्म्स, संस्थाएं, निगम, इंस्टीट्यूशंस, ये तो ठीक है, बैंक वगैरह नहीं होती उसमें। C वो हो गया, तो इन लोगों के पास जितना भी जमा धन पड़ा है ना पब्लिक के पास, वो OD यानी किसके पास? बैंकों के पास जो मांग जमाएँ पड़ी है ना, डिमांड डिपॉजिट्स। आपको डिमांड डिपॉजिट्स की डेफिनेशन अगर नहीं पता है तो इसको मैं अलग अलग डिपॉजिट्स के बारे में एक लेक्चर में लेके आऊँगी बाद में।
लेकिन इतना अभी शॉर्ट में बता देती हूँ कि आप अपना अकाउंट जब ओपन कराते हो तो आपके पास इतनी ये ऑप्शन आपको बैंक देता है कि आप जब चाहो आप अपना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है, आहरण कर सकते हो। तो वो डिमांड डिपॉजिट की कैटेगरी में आता है। मतलब फ़िक्स डिपॉजिट में तो क्या होता है ना, आपको एक टाइम के बाद निकाल सकते हो, लेकिन निकाल तो सकते हो ना। तो एक तरह से जब आपके पास ऑप्शन हो कि आप जब चाहो निकाल सकते हो, आप गए, आपने चेक निकाला या किसी भी तरह से सोर्स के कोई भी मीडियम यूज़ करके अपना अपना पैसा बाहर निकाल, मतलब विड्रॉ कर दिया, आहरण कर दिया, वो डिमांड डिपॉजिट होता है, ठीक है। मैं बाद में कोशिश करूँगी कि आपको सारे डिपॉजिट्स का भी एक वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। फिलहाल आप इतना ही समझें। ओडी कौन सा डिपॉजिट होता है कि आरबीआई के पास और भी कोई डिपॉजिट्स पड़े हैं, और भी कोई जमाएँ पड़ी हैं। सिंपल कहानी हो गई ना, सारी की सारी कहानी। एक पूरी जनता के पास जितना धन पड़ा है, एक बैंकों के पास कितनी मांग जमाएँ पड़ी, और एक आरबीआई के पास कितना और भी कोई जमा पड़ी है, तो बस वो बताना, हो गया M1 खत्म। सिंपल। M1 इज़ नोन एज अ नैरो मनी। इसको ध्यान रखना, नैरो मनी यानी संकुचित मुद्रा कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि संकुचित मुद्रा कौन सी होती है इन सब में से, M1 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। क्यों होती है भाई? इट इंक्लूड ओनली 100% लिक्विड डिपॉजिट्स विच इज़ वेरी नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई। इट डजंट इंक्लूड इंटरबैंक डिपॉजिट्स। क्यों बोलते हैं इसको संकुचित मुद्रा? इसको इसलिए बोला जाता है कि इसमें कोई भी इंटरबैंक यानी अंतर बैंक जमा शामिल नहीं होती। अब अंतर बैंक जमा क्या होती है? अंतर बैंक जमा ये होती है कि जब एक बैंक दूसरे बैंक के साथ जो लेन देन करती है ना, कि किसी बैंक को कम पड़ रहा है पैसा, तो आपस में लेन देन करती है, जो कि आप फाइनल ईयर में पढ़ोगे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। आपको एक पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको समझ आ जाएगा कैसे होता है इंटरबैंक ट्रांजैक्शन। आपको वैसे जिसको पता है उसको ठीक है, लेकिन मैं अभी फाइनल ईयर के हिसाब से नहीं, ये सेकेंड ईयर जैना एंड व्यास यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट कवर किया जाता है। तो इंटर बैंक होता है जब बैंक से बैंक के बीच में जब लेन देन हो, तो वो इसका पार्ट नहीं है M1 का, ध्यान रखना, ठीक है। फिर M2 क्या होता है? M2 के बाद होता है M1 प्लस सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। यानी M1 तो है ही है इसमें, सिंपल। उसमें उसके बाद में ऐड क्या करना है, उसमें क्या जोड़ना है? पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट्स पड़े हैं, सेविंग डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। M1 का जो है वो रहेगा ही रहेगा भाई, जो अकाउंट है उसको तो ऐड करना ही है। उसके साथ क्या ऐड करना है? सेविंग डिपॉजिट। किसका? पोस्ट ऑफिस का। याद रखना, M2 इक्वल्स टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जितना भी सेविंग अकाउंट का अमाउंट पड़ा है ना, वो सब ऐड कर, सिंपल। अब आपको लग रहा होगा कि फिर ये क्या मतलब, उसमें क्या फ़र्क है? देखो, फ़र्क ये है कि वहाँ पे M1 में डिमांड डिपॉजिट्स थे, जो कि क्या बोलते हैं, वो भी बैंक के पास। बैंक और पोस्ट ऑफिस में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। बैंक में पैसा बहुत जल्दी, बहुत तरल होता है। आप बैंक में गए, निकाल दिया, ख़त्म बात। लेकिन आप पोस्ट ऑफिस से इतना जल्दी अमाउंट निकाल नहीं सकते। सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक आर नॉट एज लिक्विड एज डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। मतलब बैंक के पास जो आपका अमाउंट पड़ा है उसको बहुत जल्दी विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन डाकघर बचत जमा है ना, वो इतनी आसान से नहीं निकलती। डाकघर में जो भी आपके पास अमाउंट है ना, वो रोक के रखना पड़ता है। मतलब लिक्विड है, आप निकाल सकते हो, पर इतना आसानी से नहीं निकलता जितना बैंक के आसानी से निकल जाता। तो ये फ़र्क है M1 और M2 में। M2 की डेफिनेशन क्या हुई? M2 इक्वल्स टू M1 तो है ही है, प्लस पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट। नीचे लिखा है इसमें, M1 में सम्मिलित समस्त मुद्रा तथा डाकघर की बचत जमा है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर M3 क्या होता है? वही M1 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, ठीक है। टाइम डिपॉजिट क्या होता है? वही FD जैसा कि जिसको कुछ वक्त तक आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते, ठीक है। आपको कुछ टाइम तो उसको रोकना ही पड़ेगा। M3 इक्वल्स टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। और बैंक के पास जितना भी नेट टाइम डिपॉजिट है, बैंक के पास, ध्यान रखना,
वो भी क्या, नेट टाइम डिपॉजिट्स। M3 इज़ कॉल्ड ब्रॉड मनी। अब मैंने फर्स्ट बताया था ना, M1 को क्या बोलते हैं, नैरो मनी, संकुचित मुद्रा। अब इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी। समझ गए, व्यापक मुद्रा। अब ये ब्रॉड मनी क्यों आ, क्योंकि इसमें तीन चीज़ें आ गई ना। M1 तो आ गया, वो तो उसका है ही, साथ साथ में टाइम डिपॉजिट भी आ गया। उसमें डिमांड डिपॉजिट था, M1 में क्या था, डिमांड डिपॉजिट यानी मांग जमा है। और यहाँ पे कौन सी जमा आ गई, कौन सी जमा आ गई, सावधि जमा। सावधि का मतलब सा अवधि, अवधि के साथ जो फिक्स टाइम के बाद मैच्योर होगी, वो भी आ गया। और हाथों हाथ विड्रॉ कर सकते हो जब चाहो निकालो। डिमांड डिपॉजिट जो मांग जमाएँ बोलते हैं, वो भी आ गया। तो ये बड़ा नहीं हो गया उससे, M1 से बड़ा हो गया ना। M3 इज़ कॉल्ड ब्रॉड मनी, समझ गए। M1 में सम्मिलित समस्त मुद्राएं तो इसमें आएगी, और साथ साथ में क्या आएगा, बैंकों में जमा सावधि राशियाँ। M3 को क्या बोलते हैं, व्यापक मुद्रा, क्योंकि इसमें क्या है, तरल जमा के साथ साथ, वो मैंने बता ही दिया आपको, डिमांड डिपॉजिट्स के साथ टाइम डिपॉजिट आ जाता है। अब ये तो मैंने आपको कॉमन सेंस भी है, मैं ऐसे ही बता दूँ कि टाइम डिपॉजिट एक टाइम के बाद ही विड्रॉ होती है। आप ऐसे गए और हाँ, आप निकाल सकते हो, पर आपको कुछ नुकसान तो उठाना पड़ता है। वो आप पे चार्जेस लगते हैं, पेनल्टी ऐसा कुछ होता है, या फिर आपका इंटरेस्ट काटा जाता है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि M3 जो है ना, पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। इसको ध्यान में रखते हुए ही RBI कुछ पॉलिसी बनाती है। अगर मतलब बाकी सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाती। उसको अगर मनी सप्लाई को मानना है ना, काउंट करना है कि भाई किस बेसिस पे मौद्रिक नीति बनाई जाए, तो वो M3 को देखती है, ठीक है। फिर लास्ट है M4। M4 में क्या आएगा, M3 तो आएगा क्योंकि सबसे बड़ी है, इसी को देखती है RBI। M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। M4 जो लास्ट है उसमें क्या आएगा, M3 आएगा, ये ध्यान रखना। बाकी सब में क्या आ रहा था, M1 आ रहा था, इसमें M3 आ रहा है, क्योंकि M3 में सब कुछ आ गया, ख़त्म बात। M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। वहाँ क्या बताया था मैंने, इससे पहले कि नहीं आया था ना, पोस्ट ऑफिस का आया था सेविंग अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट। अब यहाँ आया टोटल। अभी जैसे फर्स्ट M1 में क्या आया था, डिमांड डिपॉजिट, वो किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास, यानी बैंकों के पास। M2 में क्या आया था, पोस्ट ऑफिस के पास सेविंग डिपॉजिट। M3 में क्या आया था, बैंकों के पास टाइम डिपॉजिट। और सेविंग तो M1 में आ गया, तो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, यानी M3 भी वही बात बोल रहा है। M3 में क्या आ गया, टाइम डिपॉजिट भी आ गया, और M1 वाला डिमांड डिपॉजिट भी आ गया, यानी अवधि जमा भी आ गई और मांग जमा भी आ गई M3 में। अब यहाँ क्या है, M3 खुद ही आ गया, यानी बैंक वाला सब कुछ तो आ ही क्या, मांग मतलब उसकी तो टोटल जमा आ ही गई, और साथ साथ में किसकी जमा आ गई, पोस्ट ऑफिस की भी आ गई। समझ गए, है ना आसान। M4 इक्वल्स टू M3। M3 में सारा बैंक का आ गया, सारी तरह की जमाएँ, और यहाँ से फिर आगे लिख दिया टोटल पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट, यानी जो डाकघर में जितने जमा है वो भी ऐड कर लो, बैंक का भी ऐड हो गया और पोस्ट ऑफिस का भी ऐड हो गया। लेकिन निकालना क्या है इसमें से, क्या नहीं ऐड करना, ये सब भी बैंक में और पोस्ट ऑफिस में होता है। क्या होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, राष्ट्रीय बचत पत्र, और ऐसे और भी सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो ये चीज़ें ऐड नहीं करनी, बस पोस्ट ऑफिस के पास अगर ये चीज़ें पड़ी है ना, तो ये ऐड नहीं करनी, बाकी सब कुछ ऐड कर सकते हो। समझ गए। अब क्यों नहीं ऐड करनी, इसके ऊपर इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं करनी बस, क्योंकि ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा, फिर गड़बड़ होगी। इसलिए इतना ही सोचो कि नहीं ऐड करनी। M3 में सारी बैंक की डिपॉजिट आ गई, सारी जमा आ गई, और अब M4 में क्या होगी, पोस्ट ऑफिस की भी आ जाएगी और बैंक की तो आ ही रही है। M3 विद टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, M3 में सम्मिलित समस्त मुद्रा तथा पोस्ट ऑफिस की कुल जमाएं, हो गया। अब M3 जो है, एक चीज़ थोड़ी सी स्लाइड में मिस्टेक है, मैं बता रही हूँ यहाँ पे, हिंदी में तो सही है, इंग्लिश में थोड़ी सी मिस्टेक है, आप नोट कर देना यहाँ पे। M1 जो है यहाँ मिस हो गया है, बीइंग द मोस्ट लिक्विड होगा, ठीक है। M1 सबसे तरल होता है, और M4 जो सबसे
मतलब लीस्ट लिक्विड होता है। M3, एक मिनट, M1 जो है वो सबसे अधिक तरल होता है, और M4 क्या होता है, जो सबसे कम तरल होता है, यानी बिल्कुल लिक्विडिटी नहीं है उसमें। आप मतलब बहुत कम, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था पोस्ट ऑफिस से पैसा निकालना बहुत मुश्किल है, और प्लस इसमें बैंक जो है उसका क्या बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट भी आ गया है। तो ये तो मतलब एक इसमें सिर्फ एक क्या बोलते हैं, सिर्फ M1 वाला फैक्टर जो है ना वही काम का है, बाकी तो सारा का सारा वो है कि वो विड्रॉ होना ही नहीं है यहाँ से। तो M1 जो है वो तो सबसे तरल होता है, सबसे लिक्विड होता है, जिसको गए फटाफट आपको कैश विड्रॉ किया, मतलब ख़त्म। आप जब तरल होने का मतलब, जिसको नैरो मनी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि जब आप चाहो तब आपके पास वो पैसा हाथ में कन्वर्ट हो जाए, बस आप उसको परिवर्तित कर सको अपने हाथ में कैश में। और कम तरल होने का मतलब कि जिसको नहीं आसानी से नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है पर उतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। M1 सबसे तरल, M4 जो सबसे कम तरल। सबसे ज़्यादा कौन सी, M1, सबसे कम कौन सा, M4। सिंपल सी बात है, शुरुआत वाला सबसे ज़्यादा तरल है, लास्ट वाला सबसे कम तरल है। ज़्यादा लिक्विड M1, कम लिक्विड M4, बस। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति के निर्धारक। भाई कौन डिसाइड कर रहा है मुद्रा आपूर्ति, कौन से फैक्टर हैं। इसमें दो फैक्टर होते हैं, एक आता है हाई पावर्ड मनी और दूसरा आता है मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, दो ही फैक्टर है कि भाई मनी सप्लाई को डिसाइड कौन करता है, इसको कौन इफेक्ट करता है, किस तरह से मनी सप्लाई बनती है। एक होती है हाई पावर्ड मनी, दूसरा होता है मनी मल्टीप्लायर। उच्च स्तरीय मुद्रा और मुद्रा गुणांक, दो चीज़ें। ठीक है, हाई पावर्ड मनी को एक और नाम से बोला जा सकता है, कौन सा नाम होता है, रिज़र्व मनी। RBI जो रिज़र्व मनी बनाता है ना, वो आगे बताऊंगी क्या होता है रिज़र्व। मतलब आप हाई पावर्ड मनी को रिज़र्व मनी भी बोल सकते हो, बेस मनी भी बोल सकते हो। ठीक है, और मनी मल्टीप्लायर जिसको मुद्रा गुणांक बोलते हैं। तो दो फैक्टर ध्यान रखना, हाई पावर्ड, मनी मल्टीप्लायर, उच्च स्तरीय मुद्रा, मुद्रा गुणांक। ठीक है, दो ही फैक्टर है जो आपकी मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करता है। कैसे, अब यहाँ से आपके एक एक्सप्लेनेशन है, बहुत छोटा सा बाकी रहा है पार्ट, बाकी ख़त्म हो गया चैप्टर। देखो, मनी सप्लाई की डेफिनेशन मैं पहले बता के आई हूँ आपको कि मुद्रा आपूर्ति क्या होती है, लोगों के पास कितना है और बैंक में डिमांड डिपॉजिट यानी मांग जमाई कितनी है, वो मैंने पहले बता दिया था। वही करेंसी प्लस वो CP बोल रहा है, कुछ बोलो, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट, हो गई बात ख़त्म। इसमें मैंने अदर डिपॉजिट याद नहीं काउंट किया है, ध्यान रखना। क्यों नहीं किया, क्योंकि मनी सप्लाई में जो सप्लाई कर रहे होते हैं ना, बैंक, RBI, वो सब नहीं आता है। तो M1 में क्या आता है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे वो नहीं है C, अब क्योंकि आपके दिमाग में बैठ गया होगा ना C प्लस DD प्लस OD, तो वो M1 है। M1 में RBI आता है, लेकिन मनी सप्लाई में नहीं आता है। ठीक है, वो तो RBI गिनता है ना कि कहाँ कहाँ पैसा पड़ा है, तो वो खुद को भी गिनता है, लेकिन एक्चुअली मनी सप्लाई किसको पता करता है, जो वो स्रोत है, वो तो मनी सप्लाई का स्रोत है, मुद्रा आपूर्ति का स्रोत है RBI। तो खुद तो काउंट कर देता है खुद को, लेकिन ऐसे अगर बोला जाए तो पब्लिक के पास कितना है प्लस बैंकों में डिमांड डिपॉजिट से, ऑल्दो ये वहाँ पे भी नहीं आता है, लेकिन इसमें आता है। ठीक है, मनी सप्लाई की इस डेफिनेशन में आपको देखने को मिलता है। अभी मैंने पीछे बताया था ना, दो तीन स्लाइड पहले भी दिखा और स्टार्टिंग में भी आपको देखने को मिला था कि रिज़र्व मनी जो हाई पावर्ड मनी होती है ना, M0, मैंने शुरू में बताया था ना, M0, M1, 2, 3, 4 ना। तो M0 उस मतलब आप ऐसे कर सकते हो, दो कैटेगरी में बांट सकते हो। एक तो हो गया M0 मतलब जो RBI के पास पड़ा है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मॉनेटरी बेस मनी या हाई पावर्ड मनी, क्या क्या बोल सकते हैं इसको, आधार मुद्रा, उच्च स्तरीय मुद्रा, और बस खत्म बात। ये सेंट्रल बैंक के पास होती है। M0 किसके पास है, RBI के पास। और बाकी जो हिस्सा बाकी रह गया ना पीछे, जो भी है M1 से लेके M4 तक, वो कमर्शियल बैंक और RBI के बीच की लेन देन है। पर स्पेशली M1 और M3 ये बैंक और पोस्ट ऑफिस ये सब का है। ठीक है, तो दो हिस्से आ गए, एक
केंद्रीय बैंक और दूसरा पोस्ट ऑफिस और कमर्शियल बैंक जो भी है ना, बैंकिंग प्रणाली जो भी है उसके पास आते हैं M1 और M3। In the money supply statistics, central bank is the M0, while commercial bank is divided into M1 and M3. M2 and M4 component include post office deposits. अब ये तो सिंपल सी बात है कि M0 RBI के पास, मतलब RBI के पास जो भी पैसा वो M0 की कैटेगरी में आता है। रिजर्व मनी के केस में आरक्षित मुद्रा बोल सकते हो, ठीक है। M1 और M3 जो है उसमें जो वाणिज्यिक बैंक है या सहकारी बैंक है, कुल मिला के बैंक है, बैंक के पास जो पैसा वो M1 और M3 में आता है। M2 और M4 में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस आ जाता है। बस ये वाला आपको कभी ऐसे पूछा गया ना मनी सप्लाई, तो आप ये वाला टेबल ज़रूर मतलब ये सब कुछ ज़रूर बताना कि M1 में क्या आता है, M2 में क्या आता है, M1 2 3 4 5 सॉरी 0 1 2 3 4 सब में क्या आता है, ठीक है। अब हाई पावर्ड मनी, अभी बताया था ना कि मुद्रा आपूर्ति को कौन से घटक हैं जो प्रभावित करते हैं। एक तो बताया था मुद्रा गुणांक और दूसरा उच्च स्तरीय मुद्रा, हाई पावर्ड मनी और मनी मल्टीप्लायर। तो अब हाई पावर्ड मनी क्या होता है, C+R+OD। सुनने में ऐसा लग रहा है कि सिमिलर सा, कहीं सुना हो जैसा, सुना सा। वो क्या था, M1 था, C+DD+OD, और यहाँ क्या है C+R+OD। फ़र्क क्या है, DD और यहाँ पे R, वहाँ DD होता है, यहाँ R है, सिंपल ख़त्म। पर ये गलत मत कर देना, इसकी जगह वो और उसकी जगह ये मत कर देना, तब गड़बड़ हो जाएगी। तो ये किसके पास रहता है, ये तो RBI के पास रहता है। H का मतलब हाई पावर्ड मनी, उच्च स्तरीय मुद्रा। C मतलब करेंसी विद पब्लिक, सेम है ना। फिर क्या बोलते हैं, रिजर्व क्या हुआ, जो बैंकों के पास रिजर्व पड़ा है, नकद कोष पड़ा है, कैश रिजर्व, ठीक है। R का मतलब ये है। वहाँ क्या था, वहाँ था मांग जमाएँ, बैंक के पास क्या थी, मांग जमाएँ। यहाँ क्या है, रिजर्व कितना है, कोष कितना रख रखा है, नकद में कितना कोष है उनके पास, कोष क्या होता है वगैरह वगैरह आगे बताऊँगा। अभी रुक जाओ, अभी तक सोचो, ज़्यादा नहीं सोचना, बस ये सोचो वो रिजर्व रखते हैं अपने पास। फिर OD तो वही है, अदर डिपॉजिट, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा। समझ गया फ़र्क क्या आया इसमें और इसमें। M1 में था कि बैंकों के पास कितनी मांग जमाएँ होती है, ठीक है, और यहाँ क्या है, उनके पास नकद कोष कितना है, कैश रिजर्व कितना है, किसके पास, बैंक के पास, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। हाई पावर्ड मनी इज़ द लाइबिलिटी ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड मॉनेटरी बेस, वो मैंने बता दिया कि इसको आधार मुद्रा बोलते हैं। इसको RBI बनाता है, RBI का दायित्व बनता है इसके ऊपर कि कैसे हाई पावर्ड मनी को मेंटेन किया जाए। M0 जिसको बोलते हैं वो RBI के पास जितना भी है वो है। हाई पावर्ड मनी इंक्लूड्स करेंसी, यानी कि वो मैं बता के आ चुकी हूँ आपको कहानी सारी। पब्लिक के पास नोट और सिक्के जो पड़े हैं वो, गवर्नमेंट के पास जो डिपॉजिट्स हैं, या कमर्शियल बैंक के पास, मतलब बैंकों के पास कितना रिजर्व पड़ा है। उच्च स्तरीय मुद्रा से तात्पर्य बैंकों के पास आरक्षित मुद्रा से लगाया जाता है, ठीक है, उनके पास कितनी आरक्षित मुद्रा है। बैंकों द्वारा अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आरक्षित रखा जाता है, क्योंकि यह कोष बैंकिंग प्रक्रियाओं के कारण नवीन जमा राशि के निर्माण में गुणक प्रक्रिया का आधार होता है, तथा यह आरक्षित कोष गुणक प्रक्रिया के कारण स्वतः बढ़ते हैं, अतः इन्हें उच्च स्तरीय मुद्रा कहते हैं। यही उच्च स्तरीय मुद्रा मांग जमाओं के निर्माण में गुणक प्रभाव अंकित करती है, अतः आधार मुद्रा बेस मनी भी कहते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसमें एक चीज़ मैंने पीछे बताई थी आपको कि बैंकों के पास नकद कोष होता है ना, कैश रिजर्व होता है। कैश रिजर्व क्या होता है, इसमें जो लिखा है ना, मैं इसका मतलब बता देती हूँ आप, क्योंकि अब आ ही गया है तो मतलब बताने में कोई हर्ज नहीं है। होता यह है कि जो बैंक होती है उसके पास हम सभी जमा कराते हैं पैसा अपना थोड़ा थोड़ा। आई नो लेक्चर बड़ा हो रहा है, पर अब इसके पास कुछ बचा नहीं है, तो मैं इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, तो मैं नया लेक्चर नहीं बनाना चाहती। आप इसको पॉज करके देख लेना जब भी आप देखो, ठीक है, तो मैं भी कंप्लीट कर दूँगी इसको। सी
जो हम लोग बैंकों में पैसा जमा कराते हैं तो क्या है ना कि बैंक को हमेशा कुछ ना कुछ डर रहता है कि किसी दिन, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैंने सब के सब एक साथ पैसा निकालने चले जाएंगे। कुछ ना कुछ तो हमेशा कोई एक जाएगा, कभी दो जाएंगे, वो उन्हें भी पता है कि सारे के सारे एक साथ तो सारे जितने भी ग्राहक हैं वो लेके तो नहीं उठ जाएंगे ना, पैसा जमा किया जमा रखेंगे ही। लेकिन फिर भी उन्हें डर तो रहता ना कि कोई तो विड्रॉ कर ही सकता है, तब हम कहाँ से देंगे। इसीलिए इसीलिए वो अपने पास उसका कुछ हिस्सा कुछ अनुपात में अपने पास रखते हैं, जो उन्हें रखना ही पड़ता है। नियम है, वैधानिक आवश्यकताओं को की पूर्ति हेतु रखना ही पड़ता है। तो इसको रखने का दो हिस्से होते हैं, एक होता है CRR, एक होता है SLR। ठीक है, अब वो आगे बता दूँगी मैं आपको। CRR जो होता है वो क्या बोलते हैं, उसे कैश में रखना पड़ता है, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं उसे, नकद में रखना पड़ता है। दूसरा SLR होता है जो वो किसी भी सिक्योरिटी किसी भी प्रतिभूति या परिसंपत्ति के रूप में रख सकता है। वो RBI के पास रखता है और ये अपने पास। सिंपल, इतनी डिटेल में मत जाओ, इतनी सी बात है कि वो अपने बैंक जो है, अब इतनी सारी जमा जो उसके पास पड़ी है ना, उसे डर रहता है कि कुछ हिस्सा तो भाई रखे ना अपने पास, सारी तो चलो उठ के आएंगे नहीं कि हम लोग सबको एक साथ विड्रॉ करना है, लेकिन कुछ लोग आए तो हमारे पास इतना होना चाहिए। कम पड़ जाएगा तो वो पीछे देखा ना, अंतर बैंक कम पड़ जाता है तो वो एक दूसरे से बैलेंस कर देते हैं, एक दूसरे से भाईचारा निभाते हैं बैंक वाले। लेकिन कि भाई मेरे को आज कमी पड़ रही है, मेरे पास है नहीं, मेरे को अभी चाहिए, मेरे पास इतने लोग आ गए हैं, तो वो एक दूसरे के उस CRR के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। समझ गया, मैं पहले बोल रही थी लेकिन अब आ रहा है तो मैं कंटिन्यू उस बात को कवर करती हूँ। वो होता है अंतर बैंक। जब इनको कम पड़ रहा हो ना कि भाई मेरे पास पैसा है नहीं, ये रिजर्व रखने हैं, तो तू दे दे मेरे को। तू कौन, दूसरी बैंक। कल मैं दूसरी बार फिर वो आगे उनकी भाईचारा निभाते हैं वो एक दूसरे को, ये होता है। तो वो अपने पास कुछ ना कुछ नकद में जो रखते हैं ना, CRR जिसको बोलते हैं, उसकी हेल्प से ये सारा कुछ, इससे गुणक प्रक्रिया जो दूसरा घटक है ना उसका, मुद्रा गुणक, वो बनता है। और कैसे बनता है वो आगे आएगा। मतलब मनी सप्लाई कैसे बढ़ती है, कैसे चेंज होती है। पहले कोर्स रखा, उससे क्या होता है वो आगे आएगा। अब वैसे मैं हाई पावर्ड मनी और M1 में फ़र्क बता के आ चुकी हूँ आपको कि M1 में DD होता है, यानी मांग जमाएँ होती है। हाई पावर्ड मनी में क्या होता है, बैंकों के पास जो नकद कोष पड़ा है वो फ़र्क होता है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया, आप इसको रीड कर सकते हो। और CRR का मैंने बताया था ना, कैश रिजर्व रेशियो यानी नकद कोषानुपात। और SLR क्या होता है, वैधानिक तरल कोषानुपात। ये पीछे नहीं लिखा है, बस ये बताया मैंने आपको कि क्या होता है, कौन से रिजर्व्स होते हैं। SLR में प्रतिभूतियाँ वगैरह आती है, और CRR जो है नकद कोष में सिर्फ नकद आता है। अपने जितनी उनके पास जमाएँ हैं ना टोटल, उसका कुछ प्रतिशत वो अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो जो नकद में वो अपने पास रखते हैं ना, वो तो रखना ही है उनको, उनके पास उनको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो RBI के ऑर्डर्स होते हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर वो अपने पास कुछ एक्स्ट्रा रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस रिजर्व, यानी अतिरिक्त कोष बोलते हैं उसको। सामान्यतः उच्च स्तरीय मुद्रा का ऊंचा अनुपात नकद कोषों के ऊंचे अनुपात पर निर्भर करता है। इसलिए रिजर्व बैंक द्वारा उच्च स्तरीय मुद्रा को आरक्षित मुद्रा तथा आधार मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से मांग जमाओं का निर्माण होता है। देखो, ये जो रिज़र्व रखे जाते हैं, इसी के बेस पे जो है RBI ये डिसाइड करता है कि मतलब उसको रिज़र्व आरक्षित मुद्रा बोलते हैं, रिज़र्व मनी, कि भाई ये पड़े हैं, ये रिज़र्व पड़े हैं हमारे पास, ये आरक्षित मुद्रा है, ये हमारे पास कोष पड़ा है। इसी के बेस पे हम मांग जमाओं का देखते हैं कि कितनी हमें डिमांड देना है, डिपॉजिट्स देने हैं, कितना हम लोग, सिंपल सी बात है, कितना बैंक वापस हमें डिमांड जो हमारे पास है ना, हम वहाँ पे हमें कितना रिटर्न कर सकता है। अगर हम पहुँच जाएँ तो उनके पास कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो हमें रिटर्न कर देंगे। एक साइकिल है, वो हमारी जमाओं के ऊपर ही चलती है। उसका एक कुछ हिस्सा परसेंट जो है वो कन्वर्ट करके हमें देते हैं। इस कहानी में मत घुसो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मैं कभी अलग लेक्चर इसको समझाने के लिए यूज़ कर दूँगी। अभी फ़िलहाल इसका कोई खास रोल नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है
नकद कोष मतलब ये जो नकद कोषानुपात जो है वो तो रखना ही पड़ता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर वो रखते हैं तो अतिरिक्त कोष बोलते हैं, जिसको एक्सेस रिजर्व बोलते हैं। इन सब रिजर्व्स के बेसिस पे क्या है, आरबीआई डिसाइड करती है अपनी मनी मतलब मनी सप्लाई कितनी होगी, मांग जमाएँ वगैरह। तो इसलिए इसको वो आधार मुद्रा बोलते हैं। अब दूसरा घटक जो बताया था मैंने, मुद्रा गुणांक, है ना, मनी मल्टीप्लायर, वो क्या होता है भाई? टोटल मनी सप्लाई टू स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी। Money multiplier shows the degree to which money supply can be expanded as a result of increase in high powered money. ये मनी मल्टीप्लायर क्या बताता है कि जो उच्च स्तरीय मुद्रा है ना, उसकी हेल्प से उसके अनुपात में अगर जो है ना, रेशियो कहते हैं जो, कितना मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति कितनी गुना बढ़ सकती है, इसकी कहानी में मिलता है। सिंपल सी बात सोचो, एक बार सोचो अपने दिमाग में, आप जो फ़्लाइट है वो टेक ऑफ करती है, वो किसी बेस पे चलती है, फिर फ्लाइट लेती है, चलो वो भी छोड़ो, तुम अपना देखो। आप एज ए स्टूडेंट आपने कोई ना कोई अभी जहाँ पे हो, आप फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर, जो भी आपका ईयर है, जैसे जैन एंड गर्ल्स में सेकेंड ईयर में चलता है ये, या आप जहाँ पे भी हो, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कोई ना कोई बेस तो है। अब वहाँ से आप टेक ऑफ कर रहे हो, वहाँ से आप अपनी छलांग लगा रहे हो, तो आप कितनी ऊंचाई पे हो। अगर आपको बिल्कुल बेस नहीं है, आपको कुछ मतलब खास, पहली बार एकदम शुरुआत है, तो आपको छलांग आपकी उस हिसाब से लगेगी। आप बिल्कुल परिपक्व हो, बिल्कुल तैयार हो, रेडी हो, तो आपकी छलांग उस हिसाब से लगेगी। तो बात यही है कि उच्च स्तरीय मुद्रा के आधार पर, जिसको बेस बोला जाता है, मॉनेटरी बेस यानी आधार मुद्रा बोला जाता है, उसके अनुपात में, उसके कंपैरिजन में पूरी मुद्रा आपूर्ति यानी टोटल मनी सप्लाई कितनी होगी, ये मनी मल्टीप्लायर है, ठीक है। मुद्रा गुणांक, गुणांक क्या मतलब पता ही है ना आपको, मैथ्स में पढ़ते हैं, गुना बढ़ना, कितनी गुना बढ़ेगा, बस वही मतलब यहाँ पे कि आधार मुद्रा के अनुपात में पूरी मनी सप्लाई कितनी बढ़ेगी, कितना गुना बढ़ेगी, गुना मतलब गुणांक, ठीक है। मुद्रा गुणांक व्यापारिक बैंकों एवं केंद्रीय बैंकों के आपसी व्यवहार में आनुपातिक संबंध को बताता है। हो गया ना भाई, आधार मुद्रा किसकी होती है, केंद्रीय बैंक की, और बाकी सब मनी सप्लाई में कौन सी आती है, बैंक आती है, जिसके पास कोष पड़े हैं ना। मुद्रा गुणांक से यह बात ज्ञात होता है कि एक समय अवधि में व्यापारिक बैंकों का कितना साख सृजन किया जा सकता है, साथ ही केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को उपलब्ध कराई गई मुद्रा से कितना साख सृजन हो सकता है, वही क्रेडिट क्रिएशन कितना हो सकता है, मतलब कि वो कितना गुना अपने पास रख सकते हैं, कितना गुना वो लोगों को दे सकते हैं, है ना। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, एक साइकिल होती है, जिससे देखो, क्रेडिट क्रिएशन की डेफिनेशन मैं बताती हूँ आपको। वो साख सृजन ये होता है कि हम जो बैंकों में जमा कराते हैं ना, बैंक उसको 2 गुना क्या 10 गुना क्या लाख गुना बना देता है। हम उनको 2 लाख रुपए देते हैं ना, उसका 2 करोड़ बना देते हैं बैठे बैठे। कैसे बनाते हैं वो फार्मूला मैं आपको अभी तो नहीं बता सकती, लेकिन अगर कोई इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से है तो उसको डेफिनेटली 12th में ही बता दिया गया होगा क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है। आगे हमारे आएगा तो हम बताएंगे कि कैसे बनता है, लेकिन वो आपके 2 लाख को 2 करोड़ बना देते हैं, परसेंट इधर से उधर करके इसको इतना दे दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि सारे के सारे लोग तो उठा के ले जाने से रहे। वो क्या करता है, आपका पैसा कोई अपने पास थोड़ी रखता है, वो तो थोड़ा सा हिस्सा अपने पास रखता है, जिसको हम नकद कोष बोल रहे हैं ना, या फिर अतिरिक्त कोष, वो उतना ही अपने पास रखता है, बाकी तो सब घुमाते हैं वो इधर उधर, ताकि लोगों के पास, और वो इधर दे दिया, उससे लोन दे दिया, इससे इंटरेस्ट दे दिया, बस आप सोच भी नहीं सकते बैंक क्या गेम खेलती है। गेम नहीं है, अर्थव्यवस्था चलती है उसी से, ठीक है। पर मेरा पॉइंट ये है कि वो जिस तरह से ये सब करती है ना, साख सृजन, ये सब मनी मल्टीप्लायर पे डिपेंड करता है। A money multiplier is an approach used to demonstrate the maximum amount of broad money that could be created by a commercial bank for a given amount of monetary base and reserve issue। रिपीट बार बार वही हो रहा है कि
उनके पास कितना रिजर्व है, उससे वो कितना, मतलब कितना बेस है, उससे वो कितनी मनी सप्लाई बना सकते हैं, या इस तरह से। ठीक है, अब मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या हुआ, मल्टीप्लायर यानी ये स्मॉल m लिख दिया इक्वल्स टू m/h, बस सिंपल फार्मूला। अब इसको आपको इतनी मैथ्स तो आती है कि इधर उधर करोगे तो फार्मूला बदल ही जाएगा, m इधर आ जाएगा, h इंटू एम हो जाएगा, वो तो आप कर सकते हो। आप इन तीन में से आपसे एक छुपा के एक दो दे दिए जाएंगे तो आपको बताना है, कोई भी पूछा आपसे तो निकालना है आपको। ठीक है, वैसे होगा मनी सप्लाई अपॉन हाई पावर्ड मनी। द साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन द preference of the public to hold currency relative to deposits and banks desired cash reserve ratio to deposit। ये जो स्लाइड है मैंने इसका हिंदी इसलिए नहीं दिया है, ये फॉर्मूला तो सबके लिए सेम ही रहेगा, बाकी मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये आपके समझने के लिए, आप चाहो तो इसका हिंदी पढ़ सकते हो, बाकी मैं मतलब बता रही हूँ आपका कि क्या है वो कहानी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है हाई पावर्ड मनी और दूसरा मनी मल्टीप्लायर, उच्च स्तरीय मुद्रा और मुद्रा गुणांक, ये दो घटक हैं जो मुद्रा आपूर्ति को मतलब परिवर्तित करते हैं या प्रभावित करते हैं। अब ये तो ये बता रहा है कि मनी मल्टीप्लायर को कौन इफेक्ट करता है, तो इतना आपसे यहाँ पे शायद नहीं पूछा जाएगा। मनी मल्टीप्लायर को इफेक्ट कौन करता है ये देखो मैं बताती हूँ। मैंने कहा ना कि कोष उतने अपने पास रखती है, तो इसमें कोष कैसे रखेगी, एक तो ये होगा कि भाई बैंक लोग पैसा निकालते जा रहे हैं तो फिर वो रख नहीं पाएगी, उस हिसाब से ही रखना पड़ेगा उसे। और एक वो मतलब व्यक्ति के मैं कितना रखूँ डर रहता है ना वो लोगों के, तो लोगों की जो सोच है, उनकी जो इच्छा है कि भाई मैं बैंक में नहीं रख रहा, मेरे को यहाँ निकालना है, मेरे को निकालना है पैसा, तो सारा कुछ खेल उस पर चलता है। ठीक है, तो बैंक उसके हिसाब से अपने कोष बना सकती है। ठीक है, ये फिर से वही डेफिनेशन, मनी मल्टीप्लायर जो है, मनी सप्लाई जो मुद्रा आपूर्ति हो किस पे, मुद्रा गुणांक पे, और हाई पावर्ड मनी पे यानी उच्च स्तरीय मुद्रा पे बेस करती है, उसका उससे प्रभावित होती है। द मनी मल्टीप्लायर इज़ द इन्वर्स ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट। भाई मल्टीप्लायर कितना होगा, वो मैंने ऊपर लिखा ना कि भाई जनता अपने पास कितना रखना चाहती है, बैंकों में कितना रखना चाहती है, उस सब पर डिपेंड करता है कि बैंकों के पास कितना रिजर्व होगा, कितना कैश होगा, उसी से वो उस पैसे को घुमाएगी गोल गोल ना। मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/रिजर्व। रिजर्व क्या, जितने उसके पास कोष है। अब आगे बताऊंगी एग्जाम्पल से, ये देखो अगर मान लो ये एग्जांपल है, उससे आपका ये सारी जो आपने कहानी पढ़ी है ना ये क्लियर हो जाएगी। देखो मान लो बैंक को 20% जो है रिज़र्व रखना है। ठीक है, तो 20%, सॉरी 20 नहीं 25, मैं थोड़ा मिस्टेक हो गया, 25% रखना है, वो नीचे रखा है, ऊपर गलती से 20 लिखा गया। 25% रिज़र्व रखना है उसको, है ना, बैंक को। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने यहाँ पे, 1/r मल्टीप्लायर का, नीचे दिख रहा है ना आपको, m इक्वल्स टू 1/r। मल्टीप्लायर कितना होगा यानी गुणांक कितना होगा, तो गुणांक क्या होगा 1/0.25% है ना, तो 100 से करोगे तो 0.25 हो जाएगा। तो क्या आया, m क्या आया 4, आ गया 4। अब यहाँ पे क्या था, ऊपर फॉर्मूला देखो, मनी सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, h इंटू एम। ठीक है, तो नंबर ऑफ, ये मल्टीप्लाई आ गया ना यहाँ पे, h इंटू एम। द नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एज एस्टिमेटेड एज टू एस्टिमेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का फॉर्मूला क्या था, h इंटू एम। एम तो हमने निकाल लिया, 1/ लिखा है ना 1/r, तो 1r कितना है 25% यानी 1/0.25, तो क्या आया 4 आया, 4 आया, है ना। अब h से मल्टीप्लाई कर दो, h क्या है हाई पावर्ड मनी, उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो कहीं ना कहीं दिया होगा आपको। तो मान लो हाई पावर्ड मनी उच्च स्तरीय मुद्रा क्या है 100 से 4 को गुना कर दो, तो क्या आया टोटल मुद्रा आपूर्ति कितनी आई 400। आगे सारा फॉर्मूला, यही तो पूछा था शुरू से कि मनी सप्लाई को कौन इफेक्ट करता है, मुद्रा गुणांक, जो कि फॉर्मूला बता दिया आपको मैंने,
और हाई पावर्ड यानी उच्च स्तरीय मुद्रा, वो या तो इनमें से कोई दो चीज़ आपको दी होगी, एक आपको निकालनी होगी। अब ये दो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि एक तो मैं पहले ही बता के आ गई, M0 क्या होता है, आरक्षित मुद्रा, ठीक है। और M1 और M3 के बारे में भी बता दिया कि वो कमर्शियल बैंक के पास होता है। और ठीक है, M3 मांग जमाएँ होती है जिसको आप बैंक से कभी भी विड्रॉ करो। ये आपके चैप्टर का हिस्सा नहीं है, मैं तो सिर्फ समझा रही हूँ। और फिर यहाँ लिखा है RBI एंड गवर्नमेंट आर producers of high powered money, and commercial banks do not have any role in producing high powered money, but commercial banks are the producer of demand deposits, which is also used as money. But for producing demand deposits, they have to keep reserves of currency with them according to cash reserve ratio fixed by RBI. These cash reserves serve as a base for creation of demand deposits, which are important part of total money supply in the economy. It provides high poweredness to currency issued by RBI or government. RBI और सरकार उच्च स्तरीय मुद्रा उत्पादक है और वाणिज्यिक बैंकों की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, मतलब डायरेक्टली कोई रोल नहीं है, लेकिन है वाणिज्यिक बैंक मांग जमा के निर्माता हैं जिनका उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है, लेकिन मांग जमा के उत्पादन के लिए उन्हें RBI द्वारा निर्धारित नकद कोषानुपात के अनुसार मुद्रा का भंडार अपने पास रखना होता है। यह नकद कोषानुपात मांग जमा के निर्धारण के आधार के रूप में कार्य करते हैं, जो अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा की आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखो, ये पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि RBI हाई पावर्ड मनी में RBI आती है, ठीक है, कमर्शियल बैंक नहीं आती है। लेकिन कमर्शियल बैंक क्या बनाती है, क्रेडिट क्रिएशन करती है, वो साख सृजन करती है, वो भी तो इसी का हिस्सा है। डायरेक्ट तो काम नहीं कर रही है, लेकिन इनडायरेक्ट तो वही कर रही है सब कुछ। RBI के ऑर्डर पर काम कर कौन रही है, कमर्शियल बैंक ही कर रही है ना। तो ये आपकी कहानी बोल रही है कि वैसे तो सेंट्रल बैंक करती है सब कुछ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कौन करता है, क्योंकि मांग जमाएँ आती है ना इसमें फॉर्मूला में, तो मांग जमाएँ कहाँ से रही है, कमर्शियल बैंक के थ्रू आ रही है, ठीक है। तो ये दो स्लाइड्स जो है ये आपके लिए सिर्फ एज ए नोट्स है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं भी ऐड करते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, एक तो आप ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, है ना, ये उदाहरण ध्यान रखना, एक मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला याद रखना, है ना, मनी सप्लाई का फॉर्मूला याद रखना। दो में से कोई एक चीज़ नहीं, तीन में से कोई एक चीज़ पूछेंगे, दो हटा के। और अगर नहीं भी पूछा जाए और आपको आंसर लिखना हो तो आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल खुद क्रिएट करें, ठीक है, वो इम्पैक्ट डालता है आपके आंसर में। ये बता ही दिया आपको कि मनी सप्लाई के दो घटक कौन से हैं, मनी सप्लाई हाई पावर्ड मनी और मुद्रा मनी मल्टीप्लाई यानी उच्च स्तरीय मुद्रा और मुद्रा गुणांक, ठीक है। ये दो पॉइंट याद रखना चाहिए, और फिर वो चारों के चारों आपको पता होने चाहिए, M1 M2 M3 M4 और M0 तो पता ही है, हाई पावर्ड मनी हो गया, मनी सप्लाई की डेफिनेशन हो गई, है ना। दैट्स ऑल, ये हो गया आपका चैप्टर। और थैंक यू। देखो, सिंपल अगर टिप्स पे गिनो तो आपको क्या याद करना है, M1 M2 M3 M4 हो गया, और हाई पावर्ड मनी और क्रेडिट क्रिएशन, मनी मल्टीप्लाई यानी उच्च स्तरीय मुद्रा और मुद्रा गुणांक, तो टोटल आपको 6 चीज़ें याद करनी है बस। थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और जिसका आंसर मैं या तो सेपरेट लेक्चर में दूंगी, अदरवाइज़ हमारा कोई नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आई नो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, पर आप इसको पॉज करके रिपीट कर सकते हो। मैं इसको ब्रेक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये तो मैं समझा रही हूँ, इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। एक बार समझ आ जाएगा ना तो कोई खास बड़ा है नहीं, ओके। थैंक यू।